नमस्कार, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज में चलिए आज आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम मिलकर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि कनिष्क का राजवैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की। तो कनिष्काज रॉयल फिजिशियन वॉज चरक हु कंपोज्ड चरक संहिता। द सेकंड स्टेटमेंट इज भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है एंड उनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इस पे बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट पे अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कनिष्क का राजवैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक के बारे में बात करें तो जो चरक था, चरक का संबंध माना जाता है किससे? कुषाण वंश से। तो कुषाण वंश से चरक का संबंध था और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का राजा है। ठीक है। चरक ने कुछ रचनाएं की। तो चरक की रचनाओं में जो शामिल है, चरक की रचना में शामिल है चरक संहिता। चरक संहिता। इसके साथ साथ चरक ने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम क्या था? आयुर्वेद। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट, इतना चीज हमें क्लियर होता है, इतनी चीज कि कनिष्क का राजवैद्य कौन थे? कनिष्क का राजवैद्य चरक था जिसने किसकी रचना की? चरक संहिता की रचना की। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कनिष्क के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो देखते हैं कनिष्क का जो संबंध था, कनिष्क का संबंध था कुषाण वंश से। ही वॉज द किंग ऑफ द कुषाणा डायनेस्टी। ठीक है। इसके अलावा कनिष्क की जो राजधानी उसके टाइम पीरियड में थी, तो कनिष्क की दो राजधानियां थी उसके टाइम पीरियड में। एक थी पुरुषपुर जिसे पेशावर कहते हैं और दूसरी राजधानी जो थी वो कौन थी? मथुरा। ठीक है। कनिष्क ने अपने शासन काल में शक संवत चलवाया। क्या चलवाया? शक संवत। ये शक संवत, इसके साथ जो भारत सरकार है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करता है। और अगर बात करें तो कनिष्क के शासन काल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के शासन काल के समय हुई, जिसमें कनिष्क ने पार्श्व के कहने पर इस संगीति का आयोजन किया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया। एक शाखा थी महायान और दूसरी शाखा कौन थी? हीनयान। ठीक है। तो इन दो शाखाओं में कनिष्क के शासनकाल के समय यह विभाजन माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है कि कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित था, उसका राजवैद्य कौन था? चरक था और चरक ने चरक संहिता की रचना की। सेकंड स्टेटमेंट पे गौर करें तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑन नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में अगर हम बात करें तो नागार्जुन को दो उपाधियां दी गई। एक तो नागार्जुन को बोला गया भारत का आइंस्टीन। अब नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन इसलिए बोला गया क्योंकि नागार्जुन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात की। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा टाइटल नागार्जुन को दिया जाता है वो दूसरा टाइटल यह है कि नागार्जुन को प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। ही इज नोन एज द मार्टिन लूथर किंग, इज नोन एज द मार्टिन लूथर किंग ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो उनको प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। नागार्जुन ने शून्यवाद को प्रतिस्थापित किया था। शून्यवाद को इन्होंने क्या किया? प्रतिस्थापित किया था। इसके अलावा नागार्जुन ने क्या किया कि आयु लंबी करने के लिए, ठीक है, अगर आपकी आयु रुकी हुई है, आयु में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आयु वृद्धि के संदर्भ में इन्होंने क्या बनाई? इन्होंने बनाई शुद्ध वटी। शुद्ध वटी। ठीक है। और इसके साथ अगर नागार्जुन की हम रचनाओं पर बात करें, इफ इट टॉक अबाउट द राइटिंग्स ऑफ द नागार्जुना, तो उसमें जो है एक रचना हमें मिलती है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र इज वन ऑफ द राइटिंग ऑफ द नागार्जुन। जो नागार्जुन की एक रचना है। एक नागार्जुन की रचना है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के साथ नागार्जुन की एक रचना है नीति शास्त्र। ठीक है। और इसके साथ साथ कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जो नागार्जुन के द्वारा की गई। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पे अगर हम क्वेश्चन के जाते हैं
तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमें जो है सही दिखता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया, नागार्जुन को कहा गया, और उनकी पुस्तक जो है उसका नाम क्या है, माध्यमिक सूत्र। सही स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है, सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी और यह मदुरा में हुआ था, मदुरा यानी कि मदुरै। दूसरा है कि तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहले स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में इफ इट टॉक अबाउट द संगम, तो लिटरल मीनिंग अगर संगम का हम देखें तो संगम का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है मिलना। जैसे प्रयागराज में नदियां आपस में मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। ठीक है, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है मिलना। तो संगम युग में स्पेशली इन द दक्षिण भारत, इन द साउथ इंडिया, ठीक है, जब लोग आपस में मिलते थे तब उसे क्या कहा जाता था, संगम कहा जाता था। तो संगम की अगर बात करें तो उस समय 3 संगम हुए। ठीक है, एक हुआ आपका प्रथम संगम, एक हुआ आपका द्वितीय संगम, और एक हुआ तृतीय संगम। प्रथम संगम की बात करें तो प्रथम संगम की जो अध्यक्षता की थी, द फर्स्ट संगम वॉज हेडेड बाय द महर्षि अगस्त्य। तो महर्षि अगस्त्य जो है उन्होंने इसको हेड किया था। और अगर हम स्थान की बात करें, प्लेस की बात करें, तो प्रथम संगम जो है वो कहां हुआ था, मदुरै में हुआ था। कहां हुआ था, मदुरै में हुआ। ठीक है, तो ये प्रथम संगम की बात हो गई। द्वितीय संगम पे अगर नजर हम डालें तो द्वितीय संगम जो है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है वह की थी महर्षि अगस्त्य के द्वारा। तो द्वितीय संगम की अध्यक्षता जो है, द सेकंड संगम वाज हेडेड बाय द महर्षि अगस्त्य आल्सो अगेन, एंड यह जो हुआ था इसका प्लेस था कपाटपुरम। ठीक है, इसका प्लेस था कपाटपुरम। ठीक है, और तृतीय संगम की बात करें तो तृतीय संगम की अध्यक्षता जो की थी वह की थी नकीरर ने। ठीक है, और यह अगेन हुआ था आपका मदुरै में। ठीक है, तो 3 संगम बेसिकली इस तरीके से जो है वो आयोजित हुए थे। ठीक है, तो प्रथम संगम जो है महर्षि अगस्त्य ने जिसकी अध्यक्षता की थी वह कहां हुआ था, मदुरै में हुआ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तोल्काप्पियम के बारे में, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो किसके बारे में है, वो है तोल्काप्पियम के बारे में। तो तोल्काप्पियम जो है, तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। ठीक है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ तोल्काप्पियम को माना जाता है। इस ग्रंथ में 9 अध्याय हैं। देयर आर 9 चैप्टर्स इन दिस टेक्स्ट, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको याल बोला जाता है। ठीक है, और तोल्काप्पियम की 3 पुस्तकें हैं। देयर आर 3 बुक्स ऑफ दिस ग्रामर टेक्स्ट, जिनको बोला जाता है अतिक्रम, जिनको बोला जाता है अतिक्रम। ठीक है, तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट पे गौर करें तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट दैट तोल्काप्पियम इज द ग्रामर टेक्स्ट ऑफ द तमिल। ठीक है, तो यहां पर हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ 1 and 2। ओके, तो ये चीजें हुई। अगला सवाल है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, एंड गुप्त वंश में ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। तो पहला स्टेटमेंट जो है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि गुप्त वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी इन द पीरियड ऑफ 275 एडी। 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने जो है किसकी स्थापना की, गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्त वंश। ठीक है, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी की बात करें तो हु वॉज द सक्सेसर ऑफ द श्रीगुप्ता, श्रीगुप्ता का उत्तराधिकारी कौन था, तो ही वॉज द घटोत्कच। तो घटोत्कच वॉज द सक्सेसर ऑफ द श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, घटोत्कच था। ठीक है, और इसके अलावा इस गुप्त साम्राज्य में, ठीक है, जो अंतिम शासक इसका हुआ, लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज द विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं कि पहला श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, करेक्ट है, और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तीसरे स्टेटमेंट को देखें कि गुप्त वंश में ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, पेट कहा जाता था। ठीक है, तो गुप्त वंश के समय में ग्राम समूह की अगर बात करें, ग्राम समूह
तो गुप्त वंश के समय ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेट कहते थे या पैठन कहते थे या समतक कहते थे। समतक कहते थे। इनका जो ग्राम समूह होता था, ग्राम समूह को जो लीड करता था, द ग्राम समूह वॉज द हेडेड बाई, ग्राम समूह वॉज द हेडेड बाई, इसको बोला जाता था मुखिया या फिर क्या बोलते थे, ग्रामिक, मुखिया या ग्रामिक। ठीक है, तो मुखिया और ग्रामिक इसको सहायता देने के लिए क्या होती थी, पंचमंडली होती थी। क्या होती थी, पंचमंडली होती थी। देयर वाज अ पंचमंडली, ठीक है, हु हेल्प टू मुखिया, जो मुखिया या ग्रामिक को क्या करता था, सहायता देता था। और बिना पंचमंडली के मुखिया जो था, ग्रामिक जो था, वो ग्राम समूह की जमीनों को ना तो खरीद सकता था और ना ही बेच सकता था। तो सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। ड्यूरिंग द गुप्ता रेन, गुप्त वंश के शासन काल में ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी, पेट कही जाती थी। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन आपके सही हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की। दूसरा स्टेटमेंट है कि हर्ष ने संस्कृत के 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। तो पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहले स्टेटमेंट में बात करें बाण भट्ट के बारे में, तो बाण भट्ट जो हैं, ठीक है, बाण भट्ट के बारे में बात करें तो बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्ष। तो हर्ष से संबंधित थे और हर्ष जो था वो पुष्यभूति वंश से संबंधित था। ही वॉज एसोसिएटेड विद द पुष्यभूति वंश। ठीक है, और हर्ष जो है वो खुद को महाराज कहने के बजाय कुमार कहलाना ज्यादा पसंद करता था। और हर्ष का एक उपनाम दिया गया है, और हर्ष का एक जो उपनाम दिया गया है उसका नाम है शीलादित्य। शीलादित्य। खैर, बाण भट्ट के बारे में बात करें तो बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और बाण भट्ट ने, ठीक है, हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। हर्षचरित एंड कादंबरी। तो हर्षचरित में जो मिलता है, हर्षचरित में हर्ष के चरित्र से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं। और कादंबरी की बात करें तो कादंबरी को पहला उपन्यास द फर्स्ट नॉवेल ये माना जाता है। ठीक है, और कादंबरी को पहला उपन्यास माना जाता है। और इसके साथ कादंबरी की रचना से पहले ही बाण भट्ट की डेथ हो गई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के पश्चात कादंबरी की रचना को जो पूरा किया वो उनके बेटे ने, उनके पुत्र ने पूरा किया था, जिनका नाम था पुलिन भट्ट। तो बाकी का बचा हुआ काम जो पूरा किया वो किसने पूरा किया, वो पूरा किया था पुलिन भट्ट ने। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पे देखें तो ये स्टेटमेंट पहला सही है कि बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी इन दोनों की रचना जो है वो की थी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं तो पूछ रहा है कि हर्ष ने संस्कृत के 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की। तो इस पर देखते हैं, हर्ष ने 3 नाटक की रचना की। उन 3 नाटक में कौन था, एक नाटक था आपका प्रियदर्शिका, दूसरा नाटक था रत्नावली और तीसरा नाटक था आपका नागानंद। ठीक है, तो प्रियदर्शिका की अगर बात करें तो प्रियदर्शिका जो है वो 4 अंकों का नाटक है। ठीक है, 4 अंकों का नाटक है। और प्रियदर्शिका में क्या है कि तो इसमें जो है वत्सराज उदयन, ठीक है, उदयन के साथ में जो प्रियदर्शिका उनकी प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। रत्नावली की बात करें तो रत्नावली में भी आपको कितने अंक मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहे हैं। और रत्नावली में भी वत्सराज उदयन के साथ उनकी जो पत्नी है वत्सराज उदयन की, उनका नाम है वासवदत्ता, इनके बारे में चर्चा की गई है। और नागानंद जो नाटक उन्होंने लिखा है वो बौद्ध धर्म के बारे में उसे जानकारी हमें मिलती है। तो हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो दोनों गलत नहीं है। तो यहां पर आएगा करेक्ट ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि दश कुमार चरित्र की रचना दंडी ने की थी। दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, तो दश कुमार चरित्र के बारे में बात करें तो यहां पर इसका मतलब है कि 10 कुमारों का चरित्र, इसकी रचना जो है वो दंडी ने की थी। ठीक है, और नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन सेकंड, जो कि पल्लव वंश से संबंधित है, जो किससे संबंधित है, पल्लव वंश से संबंधित है। नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में बात करें, नरसिंह
वर्मन सेकंड। तो नरसिंह वर्मन सेकंड का संबंध है पल्लव वंश से। नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे बोला जाता है कैलाशनाथ मंदिर। अब चूंकि नरसिंह वर्मन ने कराया था और नरसिंह वर्मन का जो उपनाम दिया जाता है वो उसे राज सिंह दिया जाता है या राजमल्ला के नाम से जाना जाता है, तो इस वजह से कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। राज सिंहेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और पल्लव वंश की वास्तुकला को, पल्लव वंश की वास्तुकला जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में बहुत फली फूली, और इस वजह से पल्लव वंश की जो वास्तुकला है, पल्लव वंश की वास्तुकला, उसको जाना जाता है किस नाम से? राज सिंह शैली के नाम से। इट इज नोन एज राज सिंह शैली। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट यहां पे हैं कि दश कुमार चरित की रचना दंडी ने की थी और दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपके क्या हैं? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वाज दंतीदुर्ग, जिसने 752 ईस्वी में इसकी स्थापना की। दूसरा स्टेटमेंट है कि ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा प्रतिहार और पाल को पराजित किया। The Dhruv was the first ruler of Rashtrakuta dynasty who participated in the tripartite struggle to capture Kannauj and defeated Pratihara and Pala। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। Which of the above statement is are incorrect। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट वंश जो था, तो राष्ट्रकूट वंश जो है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द दंतीदुर्ग। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द दंतीदुर्ग इन द पीरियड ऑफ 1752 एडी। और राष्ट्रकूटों को अरबों ने एक नाम दिया था, अरबों ने राष्ट्रकूटों को नाम दिया था, वह नाम था बल्लहारा। बल्लहारा। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था जिसने 752 ईस्वी में, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। बात करते हैं ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ध्रुव जो है वह राष्ट्रकूट वंश का शासक था और ध्रुव ने उत्तर भारत में, उत्तर की दिशा में अपना क्षेत्र विस्तार किया और त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने जो है दो महान शक्तियों प्रतिहार और पाल, इन दोनों को क्या किया? पराजित किया। प्रतिहार से इनके राजा वत्सराज को ध्रुव ने पराजित किया, ठीक है, और पाल वंश में राजा जो धर्मपाल थे इनको ध्रुव ने पराजित किया। इन दोनों पर विजय हासिल करने के बाद में ध्रुव ने क्या किया कि राष्ट्रकूट के प्रतीक में, राष्ट्रकूट का जो प्रतीक चिन्ह था उस प्रतीक में गंगा और यमुना नदियों को क्या किया? समाहित किया, उनको सम्मिलित किया। ठीक है, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट आपका सही है। गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश द ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी? ठीक है, गोपाला, धर्मपाला, देवपाल और महिपाल। तो बात करें तो जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय आपका स्थित है बिहार में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा जो है एक महाविहार स्थल है। इसकी स्थापना जो है वो पाल वंश के राजा गोपाल के द्वारा की गई थी। तो गोपाल जो है उन्होंने पाल वंश से संबंधित थे, इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की थी बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट आपका सही होगा। कौन सा? गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश के कालक्रम में सही का चयन करना है। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, कारकोट वंश, लोहार वंश, उत्पल वंश और कारकोट वंश। ठीक है, तो क्रम में देखना है। तो अब बात करते हैं कारकोट वंश की। पहले कारकोट वंश, कारकोट डायनेस्टी। तो कारकोट वंश का जो संस्थापक था, कारकोट वंश का संस्थापक था दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन ने 625 ईस्वी में, इन द एरा ऑफ 625 ईडी, 625 ईस्वी में, ठीक है, कारकोट वंश की स्थापना की। उसके बाद सेकंड आता है उत्पल वंश। उत्पल वंश, उत्पल वंश का जो शासक था, उत्पल वंश का जो संस्थापक था वह था अवंती वर्मन।
वह था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने 855 ईस्वी में उत्पल वंश की स्थापना की। उसके बाद फिर तीसरा वंश आता है लोहार वंश, और लोहार वंश की स्थापना जो है वो 1003 ईस्वी में किसने की? संग्राम राज ने की। तो संग्राम राज वॉज द फाउंडर ऑफ द लोहार वंश। और ये तीनों वंश जो हैं कश्मीर से संबंधित, इन तीनों वंशों ने जिस पे राज किया? कश्मीर पे राज किया। सबसे पहले कारकोट वंश, उत्पल वंश, उसके बाद में फिर लोहार वंश। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट कारकोट डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी एंड लोहार डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किया। बात सही है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों के नेतृत्व में पहला सफल आक्रमण किया था, और उस समय सिंध का जो राजा था कौन था? दाहिर था। अगर अरब आक्रमण के समय पूछ रहे कि कौन सा गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों के नेतृत्व में भारत पर अपना पहला सफल आक्रमण किया, और उस समय सिंध पर जो शासक था वो कौन था? दाहिर था। तो गलत पूछ रहा है तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा कि एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिसोदिया वंश के शासक स्वयं को किस वंश से संबंधित मानते थे? तो सिसोदिया वंश के संस्थापक स्वयं को सूर्यवंशी वंश से संबंधित मानते थे। उनका मानना था कि उनकी जो उनका जो वंश है वो सूर्य भगवान से संबंधित है, वो सूर्य के परिवार से संबंध रखते हैं। तो सिसोदिया वंश जो है वो किससे संबंधित है? सूर्य वंश से संबंधित माने जाते हैं। सो इन सवालों पे आज हमने चर्चा की। आई होप दैट कि आपको इन सवालों से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करने के लिए, बाकी और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें आकार आयुष चैनल को। ठीक है, और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।